Hello dear friends, I'm Sahil Roy and welcome back to my YouTube channel AU Commerce Scholar. This is Insurance Mock Test Part 13 and we are going to cover next 25 questions on insurance from question number 301 to question number 325. These questions are important for all those candidates who are going to appear for BCom entrance exam, MCom entrance exam, CRET, NET, JRF, State Eligibility Test as well as for CTET. अगर ये वीडियो बेनिफिशियल लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा. लेट्स बिगिन विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन. हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 301 क्वेश्चन है हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन इंडिया. इनमें से कौन सी भारत के अंदर सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी है. पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, दूसरा ऑप्शन नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी इज द ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी इन द इंडिया अमंग द गिवन फॉलोइंग. ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, बहुत पुरानी भारत में ओल्डेस्ट इंश्योरेंस कंपनी है. अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 302. क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि व्हाट इज इंश्योरेबल इंटरेस्ट. अगर आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा है तो आप जानते हैं कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है, और अगर आपने नहीं पढ़ना चाहते हैं तो मैंने पूरा का पूरा इंश्योरेंस सब्जेक्ट के ऊपर एक प्लेलिस्ट तैयार किया है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. उसमें जाकर के आप इंश्योरेबल इंटरेस्ट पढ़ सकते हैं. तो यहां सवाल पूछा जा रहा है कि इंश्योरेबल इंटरेस्ट कहते किसको हैं. जवाब में कोई ना कोई एक ऑप्शन होगा. पहला ऑप्शन कह रहे हैं इंश्योरेंस प्लान्स which are made of two annuitants wherein regular payments are provided till the death of both the beneficiaries. दूसरा, a professional who provides specialized guidance and advice for investment in various insurance schemes. तीसरा, probability or likelihood of occurrence of losses relative to the expected return on any particular investment. और चौथा, reasonable concern of a person to obtain insurance for any individual or property against the unforeseen event such as death, losses, etc. तो इंश्योरेबल इंटरेस्ट का एग्जैक्ट मतलब होता है ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. ठीक है, इंश्योरेबल इंटरेस्ट का मतलब होता है इट्स अ रीजनेबल कंसर्न ऑफ अ पर्सन टू ऑब्टेन इंश्योरेंस फॉर एनी इंडिविजुअल. एनी इंडिविजुअल का मतलब ये है कि जो उसके डिपेंडेंट्स हैं. ठीक है, आई रिपीट, जो उसके डिपेंडेंट्स है वो बस उसी का इंश्योरेंस करा सकता है और किसी का नहीं करा सकता. ठीक है, और प्रॉपर्टी अगेंस्ट अनफोर्सीन इवेंट सच एज डेथ, लॉसेस एक्सेट्रा. ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 303. क्वेश्चन है हमारा, which principle of insurance states that when the insured is compensated for the losses due to a damage to his insured property, then the ownership right of such property shift to the insurer. सवाल पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस के किस प्रिंसिपल में ये बात कही गई है. When the insured is compensated, जब इंश्योर्ड है मतलब जो पॉलिसी होल्डर है उसको जब कॉम्पनसेशन दिया जाता है, एक्चुअली कॉम्पनसेशन नहीं कहते उसको इंडेमनिफिकेशन कहते हैं. ठीक है, लेकिन सवाल में पूछा गया ताकि इजी टू अंडरस्टैंड रहे. When the insured is compensated for the losses due to damage to his insured property, तो जो ओनरशिप होती है ना उस प्रॉपर्टी की वो इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाती है. तो इस प्रिंसिपल को क्या कहते हैं, मतलब वापस समझिएगा. आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, फैक्ट्री में मशीन है और मशीन का आपने फायर इंश्योरेंस करा रखा है. ठीक, अब उस मशीन में आग लग गई. अब होगा क्या कि इंश्योरर आपको कॉम्पनसेट करेगा और वो जो जली हुई मशीन है ना, जो भी है, वो उसका जो मालिकाना हक है ना, ओनरशिप है, वो इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाएगा. तो ये जो मालिकाना हक इंश्योरर को ट्रांसफर हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं. ठीक है, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप इसे कहा जाता है. लेकिन ये प्रिंसिपल किस प्रिंसिपल के अंडर आता है. पहला ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन, दूसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन, तीसरा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी और चौथा ऑप्शन प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन. सब्रोगेशन का मतलब ही होता है ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप फ्रॉम इंश्योर्ड टू इंश्योरर. ठीक है, इंश्योरर मतलब इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप हो जाती है. इसके करने के पीछे बेसिक एक ही रीजन है कि जो इंश्योर्ड है वो उस मशीनरी से जो जल गई थी उसकी मशीनरी वहां से प्रॉफिट ना अर्न कर सके, और जो इंश्योरर है जिसने कॉम्पनसेट किया है वो अपने लॉस को मिनिमाइज कर सके. ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन.
हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 304, क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ दीज इज एन इंश्योरेंस रिपोजिटरी ऑपरेशनल इन इंडिया? इनमें से कौन सी इंश्योरेंस रिपोजिटरी भारत के अंदर ऑपरेशनल है? पहला ऑप्शन एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, दूसरा CAMS कैम्प्स रिपोजिटरी सर्विस लिमिटेड, तीसरा कैरवी इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड, और चौथा ऑल ऑफ द अबव। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में फिलहाल 4 रिपोजिटरी फंक्शनल हैं, 5 को लाइसेंस मिला था, जिसमें से एक ने सितंबर 2015 में अपना लाइसेंस IRDA को वापस सरेंडर कर दिया, लेकिन बचे 4 ऐसे बड़ी बड़ी रिपोजिटरीज जो फिलहाल फंक्शनल हैं, जिनमें से ये 3 तो दिए हुए हैं, मतलब इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑल ऑफ द अबव। और चौथी जो कंपनी है, मैं उसका नाम बता दूं, उसका नाम है सेंट्रल इंश्योरेंस रिपोजिटरी लिमिटेड इज द फोर्थ वन। ठीक है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सी रिपोजिटरी ऑपरेशनल है, तो टोटल 4 हैं, जिनमें से तीनों हैं ऑपरेशनल, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 305, क्वेश्चन है हमारा, IGMS facilitates online registration of policyholders complaints and help tracks their status. What does IGMS stands for? सवाल पूछा जा रहा है कि IGMS का फुल फॉर्म बताइए, और IGMS फैसिलिटेशन मतलब फैसिलिटी देता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का पॉलिसी होल्डर के कंप्लेंट्स के लिए। ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया जा सके, उनकी ग्रीवेंसेस को सॉर्ट आउट किया जा सके, जो भी उनकी कंप्लेंट्स हैं। तो IGMS का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन इंस्टीट्यूशनल ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, दूसरा है इंस्टेंट ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, तीसरा है इंटरनल ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम, और चौथा है इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। IGMS का फुल फॉर्म इंटीग्रेटेड ग्रीवियंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 306, क्वेश्चन है हमारा, डैश इज डिफाइंड एज अ फिक्स्ड अमाउंट पेड बाय एन इंश्योर्ड टू इंश्योरर ईच टाइम बिफोर रिसीविंग अ पर्टिकुलर हेल्थ एंड केयर सर्विस। ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि डैश इज डिफाइंड, इनमें से कौन सा डिफाइन किया जाता है, मतलब इनमें से किसकी परिभाषा है कि एक फिक्स्ड अमाउंट पे किया जाता है एक इंश्योर्ड द्वारा इंश्योरर को हर बार बिफोर रिसीविंग अ पर्टिकुलर हेल्थ केयर सर्विस। ठीक है, पहला ऑप्शन री इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन डिडक्टेबल, तीसरा ऑप्शन को पेमेंट, और चौथा ऑप्शन रीपेमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, को पेमेंट। Co-payment is defined as a fixed amount paid by an insured to the insurer each time before receiving a particular health care service. Option C, co-payment is the correct answer. इसके बारे में हम आपको जानकारी दें, co-payment और co-pay is a fixed amount for a covered service paid by a patient to the provider of service before receiving the service. It may be defined as an insurance policy and paid by an insured person each time a medical service is accessed. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 307, क्वेश्चन है हमारा, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रिस्क रिटेन बाय एन इंश्योरर पर लाइफ इज कॉल्ड डैश। जो मैक्सिमम अमाउंट एक रिस्क है ना, जो एक इंश्योरर रिटेन करता है पर लाइफ, इंश्योरर पर लाइफ इज कॉल्ड, पहला ऑप्शन रिटेंशन, दूसरा ऑप्शन री इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन रिटेंशन लिमिट, और चौथा ऑप्शन रिवाइवल। The maximum amount of risk retained by an insurer per life is called as retention. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 308, क्वेश्चन है हमारा, the mortality charge is levied dash in life insurance policy. जो mortality charge है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कब कब चार्ज की जाती है? ठीक है, mortality charges, पहला ऑप्शन क्वार्टरली, दूसरा ऑप्शन हाफ ईयरली, तीसरा ऑप्शन मंथली, और चौथा ऑप्शन एनुअली। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, एनुअली। द मोर्टेलिटी चार्ज इज लेवाइड एनुअली इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। सी, ऑप्शन डी, एनुअली इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 309, क्वेश्चन है हमारा, अ कंपनी दैट प्रोवाइड्स बोथ लाइफ इंश्योरेंस एंड नॉन लाइफ इंश्योरेंस इज नोन एज। एक ऐसी कंपनी जो लाइफ इंश्योरेंस के साथ साथ नॉन लाइफ इंश्योरेंस दोनों प्रोवाइड कराती है, उस कंपनी को क्या बोलते हैं? पहला ऑप्शन म्यूचुअल इंश्योरर, दूसरा ऑप्शन कॉम्पोजिट इंश्योरर, तीसरा ऑप्शन कैपिटिव इंश्योरर, और चौथा ऑप्शन ड्यूअल इंश्योरर।
इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कॉम्पोजिट इंश्योरर. A company that provides both life insurance and non-life insurance is known as composite insurer. Option B is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 310. क्वेश्चन है हमारा, what is the maximum limit for the amount under dispute that can be entertained by the insurance ombudsman? सवाल पूछा जा रहा है कि मैक्सिमम लिमिट क्या है उस अमाउंट की जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है जिसे इंश्योरेंस ओम्बड्समैन एंटरटेन करेंगे, मतलब एक हिसाब से देखेंगे. ठीक है, वो मैक्सिमम अमाउंट पूछा जा रहा है कि इंश्योरेंस ओम्बड्समैन का जो मतलब इसके तहत जो अमाउंट की लिमिट है ना वो मैक्सिमम कितनी है. पहला ऑप्शन 25 लाख, दूसरा ऑप्शन 50 लाख, तीसरा ऑप्शन 20 लाख और चौथा ऑप्शन 15 लाख. इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 20 lakhs. 20 lakh is the maximum limit for the amount under dispute that can be entertained by the insurance ombudsman. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 311. क्वेश्चन है हमारा, any complainant must approach to the insurance ombudsman within dash period of the rejection by the insurer. कोई भी कंप्लेन जो है, जो कंप्लेनेंट है, जो कंप्लेन करने जा रहा है, मतलब जिसको कंप्लेन करना है एक हिसाब से, वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन को कितने दिन के अंदर अप्रोच करे जब इंश्योरर द्वारा उसका क्लेम रिजेक्ट हो गया हो. पहला ऑप्शन 3 मंथ्स, दूसरा ऑप्शन 6 मंथ्स, तीसरा ऑप्शन 12 मंथ्स और चौथा ऑप्शन 9 मंथ्स. इस क्वेश्चन का सही आंसर है एनी कंप्लेनेंट मस्ट अप्रोच टू द इंश्योरेंस ओम्बड्समैन विद इन 12 months. Option C, 12 months period of the rejection by the insurer. Option C is the correct answer for the given question. अब आप ये सवाल सोच रहे होंगे कि सर क्या जरूरी है कि इंश्योरेंस में रिजेक्शन हो. देखिए मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भारत में लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन, मैं LIC की बात करता हूँ, लाइफ इंश्योरेंस, जबकि आप जानते हैं कि लाइफ इंश्योरेंस में ज्यादातर टाइम आपको पैसे मिल ही जाते हैं. चाहे इंसान की डेथ हो जाए तो भी पैसा मिलेगा या मैच्योरिटी पीरियड आ जाए तो भी पैसा मिलेगा, मतलब लाइफ इंश्योरेंस में पैसा मिलना तय है. लेकिन इंडिया के शेयर में, मार्केट लाइफ इंश्योरेंस के शेयर में 75% से ज्यादा शेयर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट कंपनी है, आप जानते हैं. इसका भी जो क्लेम है ना वो भी 93% तक है. मतलब ये 7% इन्होंने, मतलब जो भी 100 क्लेम्स आते हैं ना उसमें इनका 93% है. 7% इनका भी डिस्प्यूटेड रहता है, ये लोग क्लेम नहीं देते हैं. अब क्लेम नहीं देने के पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं. तो जब इंसान को क्लेम नहीं मिलता है तो वो कहां कंप्लेन करे विद इन 12 मंथ्स, वो इंश्योरेंस ओम्बड्समैन में क्लेम कर सकता है आफ्टर द रिजेक्शन बाय द इंश्योरर. ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 312. क्वेश्चन है हमारा, द नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938. एक पॉलिसी होल्डर अपना नॉमिनी किसे बना सकता है, मतलब नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर, ये ये इंश्योरेंस एक्ट 1938 के किस सेक्शन में मेंशन है. पहला ऑप्शन सेक्शन 28, दूसरा ऑप्शन सेक्शन 39, तीसरा ऑप्शन सेक्शन 12 और चौथा ऑप्शन सेक्शन 13. इस क्वेश्चन का सही आंसर है द नॉमिनेशन बाय पॉलिसी होल्डर इज डिफाइंड इन सेक्शन 39, ऑप्शन बी, सेक्शन 39 ऑफ द इंश्योरेंस एक्ट 1938. ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313. क्वेश्चन है हमारा, an insurance company owned entirely by its policy holder is known as dash. एक इंश्योरेंस कंपनी जो पूरी तरीके से अपने पॉलिसी होल्डर द्वारा ओन्ड है उसे क्या कहते हैं. पहला ऑप्शन म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन इंश्योर्ड इंश्योरेंस कंपनी, तीसरा ऑप्शन स्वैप इंश्योरेंस कंपनी और चौथा ऑप्शन को इंश्योरेंस कंपनी. इस क्वेश्चन का सही आंसर है an insurance company owned entirely by its policy holder is known as म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन. उसे म्यूचुअल इंश्योरेंस कंपनी कंसिडर करते हैं. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 314. क्वेश्चन है हमारा, द डेट फ्रॉम विच द एन्युटी होल्डर स्टार्ट्स रिसीविंग द पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम इज नोन एज डैश. पहला ऑप्शन पेनिट्रेशन डेट, दूसरा ऑप्शन कवरेज डेट, तीसरा ऑप्शन एन्युटी डेट और चौथा ऑप्शन वेस्टिंग डेट. तो सवाल पूछा जा रहा है कि द डेट फ्रॉम विच एन्युटी होल्डर स्टार्ट्स रिसीविंग द पॉलिसी बेनिफिट्स ऑफ अ रेगुलर स्ट्रीम ऑफ इनकम इज नोन एज. देखिए एन्युटी जो पॉलिसी होती है ना, सवाल पूछा जा रहा है कि वो डेट बताइए जब एक एन्युटेंट
अपना जो भी उसका पैसा है वो रिसीव करना शुरू कर देता है, जिस डेट से रिसीव करता है वो टाइम क्या कहलाता है, ठीक है। मतलब एन्युटी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है ना जिसमें हम क्या करते हैं कि हम एक बार में इंश्योरर को लमसम अमाउंट दे देते हैं। जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरर को, इंश्योरेंस कंपनी को 10 लाख रुपए दे दिए और कहा 10 साल के बाद आप हमें ये पैसे रिटर्न करना शुरू कर दीजिएगा। इंश्योरर 10 साल के बाद 10 लाख रुपए उसने अभी ले लिया, आज के रेट में 2020 चल रहा है, 2030 तक वो अपने पास रखेगा, उसको इन्वेस्ट करेगा। अब वो 10 लाख का में 15 लाख और ऐड कर दे या 10 लाख और ऐड कर दे तो 10 लाख आपने अभी दिया, हो गया कितना, 20 लाख। अब वो 2031 से वो आपको तब तक उसमें से पेमेंट करेगा जब तक आप जीवित रहोगे। दिस इज एन्युटी पॉलिसी, ठीक है। तो ये जो 10 साल के बाद जो आपको पैसे मिलने शुरू होंगे तो इस टाइम पीरियड को क्या कंसिडर किया जाता है, यही सवाल पूछा जा रहा है। तो इसको कंसिडर किया जाता है वेस्टिंग डेट। ऑप्शन डी, वेस्टिंग डेट इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। द डेट फ्रॉम विच एन्युटी होल्डर स्टार्ट्स receiving the policy benefit of a regular stream of income is known as vesting date. Option D is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 315। क्वेश्चन है हमारा, CGL is a type of insurance policy that provides coverage to a business for, माफ कीजिएगा माउस से लाइनें सीधी नहीं खींच पाती हैं तो वापस रिपीट करेंगे। CGL is a type of insurance policy that provides coverage to a business for bodily injury, personal injury and property damage caused by the business operations, products or injury that occurs on the business premises expand CGL। सवाल पूछा जा रहा है कि CGL का फुल फॉर्म बताइए। CGL is a type of a insurance policy जो कवरेज प्रोवाइड कराती है बिजनेस के लिए, ठीक है। कवरेज टू अ बिजनेस फॉर बॉडीली इंजरी, मतलब बिजनेस के अंदर कोई बॉडी इंजरी हो रहा है या पर्सनल इंजरी हो रहा है या कोई प्रॉपर्टी डैमेज हो रहा है तो वहां CGL का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन कंबाइंड जनरल लायबिलिटी, दूसरा कॉमर्शियल जनरल लायबिलिटी, तीसरा कॉमन जनरल लायबिलिटी और चौथा कैपिटिव जनरल लायबिलिटी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है CGL का फुल फॉर्म है ऑप्शन बी, कमर्शियल जनरल लायबिलिटी, ठीक है। कमर्शियल जनरल लायबिलिटी इज अ टाइप ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी दैट प्रोवाइड्स कवरेज टू अ बिजनेस फॉर बॉडीली इंजरी, पर्सनल इंजरी एंड प्रॉपर्टी डैमेज कॉज्ड बाय द बिजनेस ऑपरेशंस, प्रोडक्ट्स और इंजरी दैट ऑकर्स ऑन द बिजनेस प्रेमाइसेस, ठीक है। तो ज्यादातर फैक्ट्री में या बिजनेस में यही पॉलिसी प्रेफर करते हैं अपने एम्प्लॉइज के लिए। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 316। क्वेश्चन है हमारा, अ डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ड्यू टू वियर एंड टीयर और ऑब्सोलेंस इज टर्म्ड एज डैश। देखिए इकोनॉमिक्स का सवाल पूछा है और इवन अकाउंटेंसी का सवाल है, एक हिसाब से अकाउंटेंसी का ही है। सवाल पूछा जा रहा है कि अगर किसी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है या ऑब्सोलीट हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है ड्यू टू वियर एंड टीयर, ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से, तो इसे क्या कंसिडर करते हैं। पहला ऑप्शन डेप्रिसिएशन, दूसरा ऑप्शन डिक्रीमेंट, तीसरा ऑप्शन वियर एंड टीयर और चौथा ऑप्शन आउटडेटेड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, डेप्रिसिएशन। A decrease in the value of property over a period of time due to wear and tear or obsolescence is termed as depreciation. Option A is the correct answer for the given question. Obsolescence का अर्थ होता है outdated, तो मीनिंग नहीं पूछ रहे हैं, वो सवाल पूछ रहे हैं कि उसे टर्म क्या दिया गया है, it is depreciation. Option A, depreciation is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 317। क्वेश्चन है हमारा, a dash is a type of reinsurance in which the reinsurer can accept or reject any risk presented by an insurance company seeking reinsurance, ठीक है। तो सवाल पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा एक रीइंश्योरेंस का टाइप है जिसमें कोई भी एक रीइंश्योरेंस कंपनी जो रीइंश्योरर है वो रिस्क को एक्सेप्ट भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है, जो उसके सामने आया तो वो, ठीक है, इंश्योरेंस कंपनी सीकिंग रीइंश्योरेंस। तो इनमें से कौन सा वो रीइंश्योरेंस का टाइप है, उसे क्या कंसिडर करते हैं, ठीक है। पहला ऑप्शन सरप्लस रीइंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन ट्रीटी रीइंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन प्रोपोर्शनल रीइंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अ फैकल्टेटिव रीइंश्योरेंस is a type of reinsurance in which the reinsurer can accept or reject any risk presented by an insurance company seeking reinsurance. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 318। क्वेश्चन है हमारा, the जीवन धारा life
इज एन इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च्ड बाय विच कंपनी? ठीक है, जीवन धारा लाइफ जो है वो एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, वो किस कंपनी द्वारा लॉन्च्ड है? पहला ऑप्शन अवीवा लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, दूसरा ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, तीसरा ऑप्शन HDFC लाइफ इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ऑप्शन बी लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 319, क्वेश्चन है हमारा a life insurance policy taken by a person on the life of another person who is or was his employee connected to his business in any manner whatsoever। एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी जो एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय के लिए लेता है उसे क्या कंसिडर करते हैं? ठीक है, पहला ऑप्शन विद प्रॉफिट पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन मनी बैक पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन लिमिटेड पेमेंट लाइफ पॉलिसी और चौथा ऑप्शन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है, ऑप्शन डी की मैन पॉलिसी इज अ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी टेकन बाय अ पर्सन ऑन द लाइफ ऑफ अनदर पर्सन हु इज और वाज हिज एम्प्लॉय कनेक्टेड टू हिज बिजनेस इन एनी मैनर व्हाटसोएवर। इट इज की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। ये इसलिए होता है क्योंकि एक बिजनेसमैन अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसान के लिए पॉलिसी लेता है। ठीक है, एक ऐसी पॉलिसी होती है वो फिडेलिटी, आपने सुना है ना, फिडेलिटी इंश्योरेंस पॉलिसी। फिडेलिटी इंश्योरेंस वो होती है जो एम्प्लॉइज जो होते हैं ना उनकी डिसऑनेस्टी के लिए होता है, लेकिन की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय है या कोई एम्प्लॉय रह चुके हैं उनके लिए लिया जाता है क्योंकि बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 320, क्वेश्चन है हमारा डैश इज द रिस्टोरेशन ऑफ अ लैप्स्ड पॉलिसी टू इनफोर्स स्टेटस। ठीक है, इन्होंने बोला कि इनमें से किसे कंसीडर किया जाता है कि जो लैप्स्ड पॉलिसी है ना वो वापस से फोर्स में आ जाए, तो उसे क्या कंसीडर किया जाता है? मतलब आप समझ रहे हैं कि लैप्स पॉलिसी, एक पॉलिसी एकदम लैप्स हो गई, अब उसे वापस शुरू करना है, मतलब उसी को वापस से स्टार्ट कर देना है, मतलब नॉट फ्रॉम द बिगनिंग से लेने का मतलब हो गया कि अब आप नई पॉलिसी लीजिएगा, लेकिन जो पॉलिसी लैप्स हो चुकी है उसको वापस रिस्टोर करना है। एक हिसाब से रिस्टोरेशन, डैश इज द रिस्टोरेशन ऑफ अ लैप्स्ड पॉलिसी टू इनफोर्स स्टेटस। ठीक है, तो उसे क्या कंसिडर करते हैं? पहला ऑप्शन रीइंस्टेटमेंट, दूसरा ऑप्शन इंडेमनिटी, तीसरा ऑप्शन फ्रेंचाइजी और चौथा ऑप्शन डेफरमेंट। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए रीइंस्टेटमेंट। Reinstatement is the restoration of a lapsed policy to enforce status. Option A is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 321, क्वेश्चन है हमारा You can cancel the insurance policy offered by insurers over distance mode within dash of receipt of the policy. ठीक है, सवाल पूछा जा रहा है कि जैसे ही आपको पॉलिसी रिसीव होती है उसके कितने दिन के अंदर अंदर आप अपनी पॉलिसी को कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, यू कैन कैंसिल द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय इंश्योरर ओवर डिस्टेंस मोड विद इन डैश ऑफ रिसिप्ट ऑफ पॉलिसी। डिस्टेंस मोड का मतलब ये है कि आप दूरी पे हैं, कहीं दूर हैं। ठीक है, तो पहला ऑप्शन 20 डेज, दूसरा ऑप्शन 30 डेज, तीसरा ऑप्शन 60 डेज और चौथा ऑप्शन 28 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है यू कैन कैंसिल द इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफर्ड बाय इंश्योरर्स ओवर डिस्टेंस मोड विद इन 30 days of receipt of the policy. Option B 30 days is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 322, क्वेश्चन है हमारा You can see cancellation of life insurance policy within dash from the date of receipt of the policy document in case you disagree with any of the terms or conditions in the policy. सवाल पूछा जा रहा है कि आपको जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स मिल जाते हैं और उन पॉलिसी डॉक्यूमेंट्स में किसी भी टर्म्स या कंडीशन से अगर आप सहमत नहीं हैं तो आप कितने दिनों के अंदर अपनी पॉलिसी को कैंसिल करवा सकते हैं? पहला ऑप्शन 15 डेज, दूसरा ऑप्शन 30 डेज, तीसरा ऑप्शन 10 डेज और चौथा ऑप्शन 25 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 15 डेज। जिस डेट में आपको पॉलिसी डॉक्यूमेंट मिलता है उसमें डेट मेंशन रहती है कि किस डेट को उन्होंने इशू किया और किस डेट को आप रिसीव कर रहे हैं। वो ज्यादा समय नहीं होता, लगभग तुरंत ही रिसीव हो जाता है आपको। तो उसके 15 डेज के अंदर अंदर आप क्या करा सकते हो? अपनी पॉलिसी को कैंसिल करा सकते हो, अपने पैसे वापस ले सकते हो। ऑप्शन ए 15 डेज इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 323, क्वेश्चन है हमारा डैश इज द पीरियड विद इन विच इफ यू डू नॉट अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसी यू कैन सीक रिफंड। ठीक है, उस पीरियड का नाम क्या है? अभी हमने 15 दिन की बात की,
लास्ट क्वेश्चन में, लेकिन वो 15 दिन के पीरियड का नाम भी है, उसको एक पर्टिकुलर नाम, 15 तो दिन है लेकिन उसको एक नाम दिया गया है, तो सवाल पूछा जा रहा है कि उसका नाम क्या होता है। पहला ऑप्शन कैंसिलेशन पीरियड, दूसरा ऑप्शन ओवरलुक पीरियड, तीसरा ऑप्शन फ्री लुक पीरियड और चौथा ऑप्शन डाउन टाइम पीरियड। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, फ्री लुक पीरियड। फ्री लुक पीरियड is the period within which if you do not agree to the terms and conditions of the insurance policy you can seek refund. It's free look period. Option C is the correct answer for the given question. हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 324। क्वेश्चन है हमारा, a dash is the form completed by the policy holder when applying for insurance. इनमें से कौन सा फॉर्म है जो एक पॉलिसी होल्डर को कंप्लीट करके भर करके जमा करना पड़ता है जब वो इंश्योरेंस के लिए अप्लाई करता है? पहला ऑप्शन एक्सेप्टेंस फॉर्म, दूसरा ऑप्शन एन्युटी फॉर्म, तीसरा ऑप्शन पॉलिसी फॉर्म और चौथा ऑप्शन प्रपोजल फॉर्म। इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ प्रपोजल फॉर्म, ऑप्शन डी। अ प्रपोजल फॉर्म इज द फॉर्म कंप्लीटेड बाय द पॉलिसी होल्डर व्हेन अप्लाइंग फॉर इंश्योरेंस। ऑप्शन डी, प्रपोजल फॉर्म इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 325। क्वेश्चन है हमारा, द इंश्योरर हैज अ ड्यूटी टू फर्निश फ्री ऑफ चार्ज अ कॉपी ऑफ द प्रपोजल फॉर्म विद इन डैश ऑफ द एक्सेप्टेंस ऑफ द प्रपोजल। इन्होंने बोला कि जो इंश्योरर है ना, उसकी ड्यूटी, इंश्योरर का मतलब इंश्योरेंस कंपनी की ड्यूटी है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्ज एक प्रपोजल फॉर्म की कॉपी बना करके अपने इंश्योर्ड को वापस करे विद इन हाउ मच डेज ऑफ एक्सेप्टेंस। मतलब आप समझ रहे हैं ना कि एक प्रपोजल फॉर्म जब एक इंश्योरर ने एक्सेप्ट किया, उसके कितने दिन के अंदर एक इंश्योरर की जिम्मेदारी है कि वो उसकी कॉपी बना करके अपने इंश्योर्ड या पॉलिसी होल्डर को वापस दे। ठीक है, एक कॉपी बना करके दे। पहला ऑप्शन 15 डेज, दूसरा ऑप्शन 60 डेज, तीसरा ऑप्शन 30 डेज और चौथा ऑप्शन 45 डेज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 डेज। The insurer has a duty to furnish free of charge a copy of the proposal form within 30 days of the acceptance of the proposal. Option C, 30 days is the correct answer for the given question. I just hope and believe कि ये 25 क्वेश्चंस आपके लिए बेनिफिशियल रहे होंगे, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस।